वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की और बाल चिकित्सा या फिर पीडियाट्रिक। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन यहाँ पर मैं जैसा आप यहाँ पर हेडिंग में देख रहे हैं कि बेसिक ऑफ एंथ्रोपोमेट्री, मतलब यहाँ पर बच्चे का जो बेसिकली जो भी चीज़ें एंथ्रोपोमीटर या फिर हम ये भी कह सकते हैं बच्चे की हाइट, हेल्थ, वजन, ये सब चीज़ें यहाँ पे आज की क्लास में बेसिक है जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यहाँ पे इंक्लूड आपको की गई है। तो जिनका भी 7 दिसंबर को पेपर है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और बाय साइड यहाँ पे जो आज और कल पेपर हुआ है 1 और 2 दिसंबर को, जिन भी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बिहार CHO का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन कुछ घोटाले और कुछ फर्जीवाड़ा होने के कारण कुछ सेंटर पर है जो नकल वगैरह जो भी हुआ हो, मुझे उतना नहीं पता, बट यहाँ पर पेपर को किसी भी रीज़न से निरस्त किया गया है। अभी अपकमिंग डेट का पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो ये बहुत ही सैड न्यूज़ भी है कि जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम देने गए थे, एक तो लास्ट मोमेंट पर बिहार CHO ने सिलेबस चेंज कर दिया था, बच्चों को टाइम भी नहीं दिया था सोचने का, और सीधा सीधा नर्सिंग को 20 क्वेश्चन और बाकी अदर के 60 क्वेश्चन रख दिए गए थे। दूसरी चीज़ यहाँ पर 1 और 2 को जो पेपर होना था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। अच्छी बात हम ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है अपकमिंग टाइम में आप लोगों के लिए एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करवाया जाए। तो आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर आपको बेसिक पीडियाट्रिक के ही रहने वाले हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, और कुछ क्वेश्चन में भी जी आपको OBG के भी ऐड यहाँ पे हो सकते हैं। क्लास में एंड तक ज़रूर बने रहें। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो। एक और चीज़, जिन्होंने अभी तक बुक्स ऑर्डर नहीं की हैं रेलवे की या फिर CHO की, तो वो आप लोग जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे तो आपको जो फ्लिपकार्ट पे प्राइस शो हो रही है उससे कम में ही आपको मिलेंगी बुक्स, और आपके होम एड्रेस तक बुक को कोरियर करके भिजवाया जाएगा। यदि आप दोनों बुक्स एक साथ लेते हैं तो और भी ज़्यादा आपको 200-300 तक का है जो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप दोनों बुक एक साथ ऑर्डर कर सकते हैं। और जिनका 7 तारीख को एग्ज़ाम है ANM त्रिपुरा के लिए, तो उनकी भी तैयारी आई होप अच्छे से हो गई हो। जो भी आपके डाउट वगैरह या एग्ज़ाम मटेरियल कुछ भी ज़रूरत पड़े तो आप बेझिझक होकर व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, जिनका अभी ग्रुप 5 के लिए एग्ज़ाम है उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर 17 पेपर अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर है जो पेपर्स परचेस कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट में रहेंगे आपको ग्रुप 5 के पूरे 17 पेपर देखने को मिलते हैं मीजल्स में। किसमें? मीजल्स और रूबियोला में। बॉडी पर रोज़ कलर के, मतलब कि रेड स्पॉट्स, जो कि हम रोज़ कलर भी कह सकते हैं, मेनली ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? चेस्ट के यहाँ पे, एब्डोमिनल एरिया में, पूरी बॉडी पे भी रहेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? कॉप्लिक स्पॉट्स। क्या कहलाएंगे? कॉप्लिक स्पॉट्स। रोज़ कलर के रेसेस हैं यहाँ पे, ये क्या है? रोज़ रेड स्पॉट्स हैं, फीवर रहेगा। साथ ही साथ यदि आपको पूछा जाता है कि कॉप्लिक स्पॉट्स और रोज़ कलर के स्पॉट्स, तो वो देखने को मिलेंगे मीजल्स में। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है जो मीजल्स और चिकन पॉक्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा, वो होगा कि जब चिकन पॉक्स होता है तो फीवर होगा, हेडेक होगा, फटीग होगी, ये सब में होगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन वाले क्या होंगे? ईची स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। जो ब्लिस्टर हैं बाद में क्या होगी? इनमें ईचिंग होगी। रेड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे किसमें? चिकन पॉक्स में। लेकिन मीजल्स के जो स्पॉट्स होते हैं वो कॉप्लिक स्पॉट्स, जैसे कि इनसाइड द इवन माउथ के अंदर भी होंगे, लेकिन चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे पहले एक और जो डिफरेंस है दोनों में से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हैं जो रेड स्पॉट्स होते हैं चिकन पॉक्स में, वो आपके चेस्ट, फेस और बैक पे होंगे। लेकिन जब भी मीजल्स होता है तो रेड ब्लॉटी रैसेस रहेंगे, ये सबसे पहले आपको फोरहेड पे, मतलब कि माथे पे होंगे। कॉप्लिक स्पॉट्स एक क्लासिकल साइन होता है किसका? मीजल्स का। क्लियर? और जो यहाँ पे ऑप्शन में टिटनस का पॉजिटिव एजेंट होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जो कि एक बैक्टीरिया है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 दिन का, एटलीस्ट 10 दिन का, जो कि 3 से 21 दिन तक माना जाता है, बट बेस्ड ऑन यदि एवरेज ड्यूरेशन हम बात करें तो 10 दिन का। इंक्यूबेटरी पीरियड का मतलब होगा कि जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी आपकी बॉडी में इस सॉइल, मिट्टी के थ्रू जाएगा,
मिट्टी के थ्रू आपकी बॉडी में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, जो कि एक बैक्टीरिया है, और ये आपको जहाँ पर कहीं कट है या फिर कुछ वुंड वहाँ उस एरिया के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करेगा, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता है। याद रखें, टिटनस है जो एक कम्युनिकेबल डिसीज में आएगा, बट ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन या फिर ड्रॉपलेट इस तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो गए। यदि मिट्टी में क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी जो बैक्टीरिया आपको कहीं पे भी कटवट लगा हुआ है तो उसके थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करेंगे। नेक्स्ट वन इज अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय। अस्थमा कैसे प्रिवेंट होगा? प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन, टेक वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली, या फिर नन ऑफ द अबव। अस्थमा एक तो होता है जेनेटिकली कि मतलब फैमिली के मेंबर के कोई दूसरे को हो सकता है, दूसरा होता है कि एलर्जिक, मेनली एलर्जी के कारण। एलर्जिक अस्थमा में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका अस्थमा में होगा क्या कि आपको ब्रोंकोस्पाज्म होगा, जो आपको पूरा ब्रोंकियल एयरवे क्या होंगे, नैरो होंगे, यहाँ पे स्पाज्म देखने को मिलेगा। फिर इसको डायलेट करने के लिए आप इनहेलर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप यदि एलर्जिक अस्थमा है तो जिनको अस्थमा होता है उनको डॉक्टर क्या कहते हैं, धूल मिट्टी से दूर रहिए, पॉलेंस जो फ्लावर्स के पॉलेंस होते हैं उनसे दूर रहिए, जिस भी चीज़ों से आपको एलर्जी है उन चीज़ों से दूर रहिए। तो यहाँ पर भी वही है कि अस्थमा को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो होगा प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जेंस। क्या है? प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन। सिम्टम्स यदि अस्थमा के आपको आते हैं तो सबको पता है सांस लेने में दिक्कत होगी। क्लासिकल साइन होता है वीजिंग, जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे सीटी जैसे साउंड आएगा। सोएंगे, जब सांस लेते ही नहीं बनेगी तो सोने में भी दिक्कत होगी, खांसी आएगी और आप थके थके फील करेंगे। इसके कॉज और ट्रिगर्स होते हैं, सबसे पहले पॉल्यूशन, स्मोकिंग, हाउस होल्ड केमिकल, डिओड्रेंट्स हो गए, स्प्रे वगैरह हो गए, बैक्टीरिया वायरस भी कभी कभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एनिमल्स के जो फर है, मतलब जो फैदर होते हैं, यदि जो पक्षी हैं उनके फैदर हो गए, एनिमल्स हो गए, डस्ट हो गया, यदि आपने कुछ स्पाइसी फूड खा लिया, तो ये सभी चीज़ें क्या करेंगी, आपको मान लीजिए ऑलरेडी अस्थमा है, आपको क्या है, सांस लेने की प्रॉब्लम है, हिंदी में इसको श्वास ही बोलते हैं, यदि वो दिक्कत है और यदि आप ऐसी जगह चले गए कि आपको ये चीज़ें क्या करेंगी, ट्रिगर का काम करेंगी, मतलब उन सिम्टम्स को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगी, तो आप उन चीज़ों से दूर ही रहिए, तो आपके लिए प्रिवेंशन का एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय। तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम किसके द्वारा होगा? निसीरिया गोनोरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीस वायरस या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम, तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम न्यूबॉर्न कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। जब बेबी डिलीवर होते हैं उस टाइम पर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका कॉज रहेगा ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का, वो होगा निसीरिया गोनोरिया। क्या रहेगा? निसीरिया गोनोरिया। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम क्या कहते हैं? न्यूबॉर्न कंजक्टिवाइटिस, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी है लेबर रूम में डिलीवर होते हैं, जब उनको जो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम होने के चांस रहेंगे, इसी के लिए 5 क्लीन प्रैक्टिस भी अपनाई जाती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, 5 क्लीन प्रैक्टिस ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को प्रिवेंट करने के लिए ही अपनाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो निसीरिया गोनोरिया है ये होगा बच्चे को कैसे होगा? तो यहाँ पर जो निसीरिया गोनोरिया है अकॉर्डिंग टू WHO के जो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम कॉज करेगा, निसीरिया गोनोरिया आपने पढ़ा कि गोनोरिया जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है उसको कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है, लेकिन ये ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम मतलब कंजक्टिवाइटिस ऑफ न्यूबॉर्न के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करेगा? आई इन्फेक्शन करेगा, जो कि डिलीवरी होने से लेके लाइफ के पहले 30 दिन तक, मतलब आज जन्म हुआ 31 मार्च को, तो 30 अप्रैल तक भी इवन बच्चे को है जो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम हो सकता है। और ये जनरली बर्थ कैनाल के थ्रू होगा। यदि माँ को STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, माँ को गोनोरिया है, तो बच्चे को होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। और इसका मेन कॉज क्या है? ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम। नेक्स्ट इज नेग्री बॉडीज आर सीन इन विच कंडीशन। नेग्री बॉडीज किस केस में देखने को मिलेंगी? ट्यूबरक्लोसिस में, HIV इंसेफेलाइटिस, रेबीज या फिर हर्पीज में। तो जो नेग्री बॉडीज क्या है? नेग्री बॉडीज देखने को मिलती हैं रेबीज में। किस में देखने को मिलती हैं? रेबीज में। नेग्री बॉडीज देखने को कहाँ पे मिलेंगी? ब्रेन के अंदर। क्या है? जो
ब्रेन के अंदर जब आप सीटी स्कैन वगैरह होगा तब नेगरी बॉडीज दिखाई देंगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, रेबीज में जो साइन, इसके क्लासिकल साइन पूछते हैं, तो एक तो होता है हाइड्रोफोबिया, दूसरा होता है लैरिंजियल स्पाज्म। कल जो पीजीआई संगरूर का पेपर हुआ है उसमें रेबीज का क्लासिकल साइन पूछा गया है, तो वो क्या है, लैरिंजियल स्पाज्म। इसका एक क्लासिकल साइन होगा कि आपकी लैरिंग से क्या होगी, सिकुड़ेगी। और रेबीज होगा कैसे, इन्फेक्टेड जो कैट है या फिर डॉग है उसके बाइट करने के कारण। रेबीज का ट्रीटमेंट प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन ओनली रेबीज की ही दी जाती है, मतलब पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन, मतलब कि जब रेबीज हो गया उसके बाद इसकी वैक्सीन दी जाएगी। कुत्ते ने काट लिया तब दी जाएगी, ऐसा नहीं कि पहले से ही दे के रखी जाए। तो रेबीज क्या हो गया, पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन में आएगा। इसका यदि डॉग ने जैसे ही बाइट किया तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि रनिंग वाटर में हाथ पाँव जहाँ पे भी काटा उसको वॉश करते रहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल MUAC इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। तो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस जो कि एक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है, बच्चा प्रॉपर हेल्दी है या नहीं उसको असेस करने के लिए, चेक करने के लिए। तो एक नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कितना होगा, 12 to 16 सेंटीमीटर, 9 to 11 सेंटीमीटर, 16 to 17 सेंटीमीटर या फिर 20 to 21 सेंटीमीटर। बेबी होता है उसका नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होता है 9 to 11 तक, कितना, 9 से 11। यहाँ पर ये जो एक टेप यूज होता है हमेशा एग्जाम में आता है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को मेजर करने के लिए। ये टेप क्या कहलाता है, कहलाता है साकिर टेप। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, क्या है यह, साकिर टेप। नॉर्मल न्यूबॉर्न हेल्दी बेबी का MUAC होता है 9 to 11। मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। यहाँ पर न्यूट्रिशनल असेसमेंट को चेक करने के लिए टिप ऑफ द शोल्डर के मिड पॉइंट से लेके एल्बो के टिप तक क्या किया जाएगा, MUAC टेप जो कि साकिर टेप है यूज़ किया जाता है, उससे न्यूट्रिशनल असेसमेंट चेक किया जाता है। नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का जो MUAC होता है वो होता है 9 से 11। लेकिन जब यही जो MUAC है कितना हो जाए, 11 से कम चला जाता है, मतलब बच्चा क्या है, MUAC उसका क्या है, डिस्टर्ब्ड है। अब यहाँ पर 3 जो बैंड यूज़ होते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन मतलब बच्चा का MUAC अच्छा है, प्रॉपर है। येलो है मतलब बच्चे को आप खिला पिला के ठीक कर सकते हैं। रेड है मतलब कि बच्चे का क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा अंडर नरिश्ड है, सीवियर माल नरिश्ड बच्चे की कैटेगरी में जाएगा। 1 साल तक MUAC 12 से 16 रहेगा, फिर स्लो बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि बच्चों की जो आर्म्स है एज़ कम्पेयर टू न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनकी आर्म्स 1 साल तक जो MUAC है बढ़ेगा। लेकिन जब आप देखेंगे 1 साल से लेके 5-6 साल तक के बच्चे का, तो जो उनकी आर्म्स है वैसे ही रहेंगी, बॉडी की लंबाई, हेल्थ, हाइट सब बढ़ते जाएगी। आर्म्स बिल्कुल स्लो वे में जो MUAC है सेंटीमीटर में आप नापेंगे तो क्या रहेगा, सेम एज भी रह सकता है, फिर थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर एक रेंज दी हुई है कि 12 साल में 17 से 18 रहेगा MUAC, 15 साल है तो 20 से 21। अब यहाँ पर ये जो टेप दिया हुआ है 3 बैंड होते हैं इसमें, कितने, 3। ग्रीन है मतलब बच्चा क्या है, न्यूट्रिशनल लेवल बच्चे का प्रॉपर है, ओके है, कितने, कैसा है, प्रॉपर है, ओके है। येलो है यदि बच्चे का, येलो बैंड में आता है मतलब बच्चा क्या है, बच्चे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आप खिला पिला के ठीक कर सकते हैं। यदि रेड है मतलब बच्चा बहुत ही ज़्यादा अंडर नरिश्ड है और माल नरिश्ड है, ऐसे बच्चे को प्रॉपर केयर और प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज इन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच स्टेज इज कंसिडर्ड टोडलर ग्रुप। तो स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन सी स्टेज को टोडलर ग्रुप में कंसिडर किया जाता है, 0 to 28 days, 28 days to 1 year, या फिर 1 year to 3 year, या फिर 3 to 6 year। कौन सी स्टेज है ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो टोडलर ग्रुप कहलाएगी, तो वो कहलाती है 1 से 3 साल तक की एज। कितना, 1 to 3 year, 0 to 28 days से न्यूनेट में आएंगे, 0 to 28 days न्यूनेट, 28 days to 1 year इट्स इन्फेंट, 1 year to 3 year इट्स कॉल्ड द टोडलर एंड 3 to 6 year इज द प्री स्कूलर। क्लियर। अब यहाँ पर आप ये देखिए 2 तरीके के पीरियड होते हैं, एक तो होता है प्रीनेटल पीरियड, मतलब जब जो ड्यूरेशन बच्चे का जो फीटल टाइम पीरियड है, फीटस या फिर यूट्रस में रहेगा बच्चा,
तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर प्रीनेटल पीरियड। फिर होता है दूसरा पोस्टनेटल पीरियड, मतलब आफ्टर द डिलीवरी वाला पीरियड। क्या होता है ओवम 0 to 14 डेज आफ्टर द कंसेप्शन। क्या होगा 0 to 14 डेज आफ्टर द कंसेप्शन। फिर आता है एम्ब्रियोटिक पीरियड। एम्ब्रियोटिक पीरियड का मतलब है 14 डेज टू 8 वीक। कितना 14 डेज टू 8 वीक्स तक का। फिर आता है फीटल पीरियड। फीटस पीरियड का मतलब होगा 8 वीक से लेके बर्थ तक। यदि जो बेबी है यूट्रस में ही रहता है तो वो फीटस कहलाएगा। जब बाहर आएगा तब हम उसको बेबी में या फिर बच्चे में कंसीडर करते हैं। तो जो यूट्रस में है मतलब जन्म के पहले यूट्रस में है, गर्भाशय में है, तो वो कहलाएगा फीटस। आफ्टर दैट बाहर आएगा तब वो बेबी की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। फिर होता है दूसरा होता है पोस्ट नेटल पीरियड। तो प्रीनेटल पीरियड का मतलब बिफोर डिलीवरी, प्री मतलब पहले और नेटल मतलब जो यूट्रस में है बेबी तब। दूसरा पीरियड होता है पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड का मतलब होगा बेबी डिलीवर हो गया, सॉरी फीटल डिलीवर हो गया तो बेबी की कंडीशन कैटेगरी में आ गया। न्यूबॉर्न और न्यूनेट कहलाएंगे 0 to 28 डेज तक के। कितना 0 to 28 डेज तक के कहलाएंगे न्यूबॉर्न बेबी और न्यूनेट। इन्फेंसी पीरियड कहलाता है 28 दिन से लेके 1 साल तक का पीरियड। टोडलर 1 year to 3 year, 1 साल से 3 साल तक के बच्चे किस में आएंगे टोडलर में। जो आपने आंगनवाड़ी सेंटर्स वगैरह देखे हैं वहाँ पे आपको बच्चों को जब आप रजिस्टर कराते हैं तो 1 से 3 साल तक के। फिर जो ड्यूरेशन होता है वो होता है प्री स्कूलर, मतलब जो LKG UKG वाले बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं प्री स्कूलर वाले बच्चे। तो इनकी जो एज है वो होती है 3 से 6 साल तक। फिर आते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और स्कूलर 6 year to 10 year तक। फिर आता है एडोलसेंट एज ग्रुप, तो ये होता है प्यूबर्टी से लेके एडल्टहुड तक। तो एज ऑन WHO के यदि आप मानते हैं तो जो WHO ने कहा है तो इसके अकॉर्डिंग तो 10 से 19 साल तक, कितना 10 से 19 साल तक के बच्चे किस में कंसीडर किए जाएंगे एडोलसेंट एज ग्रुप में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट आता है अर्ली, फिर आता है इसमें अर्ली, मिडिल और लेट। तो अर्ली का मतलब है 12 से 14 साल, मिडिल 14 से 16 और लेट 16 से 20। 21 साल के बाद आप जो किस कैटेगरी में जाएंगे 21 ईयर के बाद आप जाएंगे किस में एडल्ट की कैटेगरी में। तो 10 से 19 साल तक का जो ड्यूरेशन है अकॉर्डिंग टू WHO के क्या कहलाता है एडोलसेंट पीरियड। व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड 1 to 2 ईयर। तो एक नॉर्मल जो बच्चा है 1 साल से लेके 2 साल तक का उसकी पल्स रेट कितनी होगी 80 to 130 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 78 to 120 पर मिनट या फिर 60 to 100 पर मिनट। यदि यही आपको न्यूबॉर्न बेबी में पूछे तो होती है 140 तक। कितना 140 तक। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है कि जो बच्चा है 1 साल से 2 साल तक की एज ग्रुप का, तो यहाँ पर इसकी पल्स रेट होगी 80 से 130 पर मिनट तक। कितना 80 से 130 पर मिनट तक। अब जो पल्स रेट है क्या है पल्स रेट है पर मिनट के अकॉर्डिंग। जो जितना बच्चा छोटा रहेगा, मैं आपको बता दूं कि जो जब बेबी फीटस है जो यूट्रस में ही रहेगा तब होती है यहाँ पे 120 से लेके 160 तक की रेंज कंसीडर की जाती है। 140 को बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा तो उसकी तुरंत तो पल्स रेट नहीं घट जाएगी, तो उसका धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी वैसे वैसे पल्स रेट क्या होगी घटती जाएगी। एक एडल्ट पीरियड तक पहुँचते पहुँचते एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके एडल्ट पीरियड तक पहुँचते पहुँचते वो हाफ हो जाती है, मतलब कि 70-72 की कैटेगरी में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर यदि न्यूबॉर्न बेबी में पूछे तो वो होगा कितना 160 तक की रेंज में। लेकिन 1 से 2 साल के बच्चे में पूछते हैं तो वो होगी 80 से 130 पर मिनट। नेक्स्ट है यहाँ पर टेम्परेचर। द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। तो नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर कितना होगा न्यूबॉर्न बेबी का 40 to 42 डिग्री सेल्सियस, 30 to 32 डिग्री सेल्सियस, 33.5 to 34.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस। तो एक्सिलरी टेम्परेचर की बात की जा रही है न्यूबॉर्न बेबी में। न्यूबॉर्न बेबी में जो एक्सिलरी टेम्परेचर होगा वो होगा 36.5 से लेकर 37.4 डिग्री सेल्सियस तक।
यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो एक एक्यूरेट टेम्परेचर, सबसे सही टेम्परेचर बताता है रेक्टल एरिया। कौन सा एरिया? रेक्टल एरिया। तो यहाँ पर एक जो बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, जिसका रेंज होगा बॉडी टेम्परेचर कब होगा 36.5 टू 37.4 डिग्री सेल्सियस तक। एक्सिलरी टेम्परेचर की यहाँ पे बात हो रही, रेक्टल का पूछते तो 0.5 है जो डिग्री ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज वेट ऑफ द बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ इज 3.5 kg, देन विच एज बेबी वेट ट्रिपल। यदि बच्चे का वजन जन्म के समय 3.5 किलोग्राम में 3500 ग्राम है तो उसका वजन ट्रिपल मतलब 3 गुना किस उम्र में होगा? 12 मंथ में, 6 मंथ में, 15 मंथ में या फिर 24 मंथ में। तो यहाँ पर बच्चे का वजन यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ 3.5 kg है तो ये डबल होगा 6 महीने की उम्र में। कितना डबल होगा? 6 महीने में। अब 3 गुना कब होगा? तो 3 गुना हो जाता है बच्चे का वजन 12 महीने की उम्र में। यदि बच्चे का वजन 3.5 किलोग्राम है तो ये 7 किलो हो जाएगा कब? 6 महीने में, 5 से 6 महीने के बीच में। एग्जाम में आता है तो आप 6 मंथ मार्क कीजिए, लेकिन यदि ट्रिपल पूछते हैं तो 1 ईयर में और 12 मंथ में। तो जब 6 महीने में 7 किलो हो सकता है यही वजन, 3 गुना मतलब 3.5 × 3 कीजिए आप, तो जो भी आपका निकल के आता है वो कितना होगा? 3 गुना। और ये वजन होगा बच्चे का कितने में? 1 साल की उम्र में। यदि नॉर्मल बर्थ वेट 2.5 to 3.5 kg होता है, एक इंडियन न्यूबॉर्न बेबी की यदि हम बात करें 2.5 से 3.5 kg को नॉर्मल बर्थ में कंसीडर किया, बर्थ वेट में कंसीडर किया जाता है। यदि 2.5 kg से कम बच्चे का वजन होता है दैट मीन्स बच्चा क्या है? लो बर्थ वेट बेबीज है। कौन सा? LBW। नेक्स्ट है एंटी स्कैनिंग, नेचुरल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैनिंग शुड बी डन बिटवीन। तो एंटी स्कैनिंग की जाती है प्रेगनेंसी में। कब की जाती है? 6 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 11 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 14 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 20 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो 20 से 22 वीक के में तो एनोमली स्कैनिंग किया जाता है। कौन सा? एनोमली स्कैनिंग। दैट मीन्स जो 5th मंथ में किया जाता है, जिसमें क्या पता किया जाता है कि बच्चे को कोई जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रही है, बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं हो रहा है, इन सबको असेस करने के लिए। एक होता है नेचुरल ट्रांसल्यूसेंसी, ये होता है 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में। कब? 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में एंटी स्कैनिंग किया जाता है। इसमें ये चेक किया जाता है कि जो फीटल की नेक है, फीटल की जो नेक है यहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन तो नहीं हो रहा है, और सोनोग्राफी के थ्रू पता किया जा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटी स्कैनिंग। क्या है? एंटी स्कैनिंग। बच्चे को जो स्पाइना बाइफिडा जो हम कहते हैं वो इसी एंटी स्कैनिंग से जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो कि ड्यूरेशन कितना होता है? 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी। एनोमली स्कैनिंग में क्या किया जाएगा? एनोमली स्कैनिंग या फिर हम ये कह सकते हैं की जाती है 5वें महीने में। कब? 5वें महीने में। और एंटी स्कैनिंग की जाती है 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में। 8वें महीने में की जाती है ग्रोथ स्कैन, मतलब बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हुई है नहीं। नेक्स्ट वन इज इंसर्शन ऑफ PPIUCD इज डन आफ्टर डिलीवरी, पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। मतलब डिलीवरी होने के बाद PPIUCD मतलब पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है कितने टाइम के बाद इंसर्ट की जाएंगी? विदिन 72 आवर, विदिन 48 आवर, विदिन 7 आवर या विदिन 14 आवर। कितने टाइम के अंदर इसको क्या किया जाएगा? इंसर्ट किया जाएगा। तो ये इंसर्ट की जाती है विदिन 48 आवर के, कितना? 48 घंटों के अंदर। नेक्स्ट इज द 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल पर जो 3 टायर्स गवर्नमेंट का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, ब्लॉक लेवल पर कौन सा होगा? पंचायत समिति होगी, न्याय पंचायत होगी, जिला परिषद होगी कि ग्राम सभा होगी? कौन होगा? 3 टायर सेल्फ जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उस लेवल पे। तो यहाँ पर होगा, यदि ब्लॉक लेवल पे पूछते हैं तो पंचायत समिति। क्या होगी? पंचायत समिति। ये रहा 3 टायर सिस्टम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, जो कि पंचायत होती है विलेज लेवल पर, गांव के लेवल पर सरपंच होता है, मुखिया होता है गांव का।
पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेक्स्ट इज IMNCI टारगेट ग्रुप इज। एग्जाम में IMNCI से खूब क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। या तो यहाँ पे कलर कोड पूछा जाएगा कि येलो क्यों यूज़ होगा, पिंक क्यों यूज़ होगा, ग्रीन क्यों यूज़ होगा। तो यहाँ पर IMNCI में टारगेट ग्रुप क्या है? अप टू 5 ईयर, अप टू 10 ईयर, अप टू 12 ईयर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो IMNCI में टारगेट ग्रुप है वो होता है 5 साल तक का, जन्म से लेके 5 साल तक का है जो क्या होगा? ग्रुप कंसिडर किया जाता है। 3 तरीके का इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है बेस्ड ऑन सिम्टम्स के। एक होता है पिंक कलर, मतलब जिसमें बच्चे को अर्जेंट रेफरल की ज़रूरत होगी, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। येलो में घर पे ही बच्चे को ठीक कर सकते हैं, तो वो होगा ग्रीन कलर कोड। कौन सा? ग्रीन कलर कोड। पिंक, येलो एंड ग्रीन, ये 3 कलर कोड इसमें मेनली यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर बच्चे को एज एन सिम्टम के तौर पर फिर असिस्ट किया जाता है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, A patient has just returned from the post-anesthetic care unit after hemorrhoidectomy. His post-operative order includes sitz bath every morning. Nurse understands that sitz bath is necessary for। इजी सा क्वेश्चन है। हेमरॉइडेक्टोमी हुई है, हेमरॉइड की सर्जरी की गई है, पर्सन को सिट्ज बाथ डॉक्टर ने क्या किया है? पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर में कंसीडर किया है मॉर्निंग टू मॉर्निंग क्या करना है? सिट्ज बाथ करना है। तो इसका मेन काम क्या है? रिलीव द टेंशन, प्रमोट हीलिंग, या फिर रिड्यूस्ड पेन, या फिर नन ऑफ दी अबव। सिट्ज बाथ क्यों दी जाती है? पेरिनियल एरिया में यदि कुछ भी कट लगे हुए हैं या फिर कुछ सर्जरी वगैरह हुई है तो उसको हील करने के लिए। इसके लिए हील करने के लिए, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, ताकि क्लीनिंग भी प्रॉपर होती रहे। तो यहाँ पर यदि हेमरॉइड की सर्जरी की गई है तो जो सिट्ज बाथ का मेन एम होगा हीलिंग को प्रमोट करना। क्या है? हीलिंग को प्रमोट करना। नेक्स्ट इज इन इंडिया डेथ हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद इन हाउ मेनी डेज। तो भारत में डेथ कितने दिनों के अंदर रजिस्टर की जाती है? 3, 7, 21 या फिर 14। तो अकॉर्डिंग टू बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969, 1969 में जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था उसके जो इंडिया में डेथ है और जन्म और मृत्यु दोनों के लिए 21 दिनों का टाइम दिया जाता है। कितना? 21 दिनों का टाइम है जो यूज़ किया जाता है। विद इन 21 डेज के डेथ और बर्थ दोनों चीज़ों को क्या किया जाता है? रजिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन विल बी हाई इन अ पर्सन विथ एन एलर्जी। यदि किसी पर्सन को एलर्जी हुई है तो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है सबसे हाई रहेगी? IgE, IgM, IgA या फिर IgG। तो यदि किसी पर्सन को एलर्जी हुई है तो जो सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन हाई होती है होगा इम्यूनोग्लोबुलिन E। एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हुआ है तब भी इम्यूनोग्लोबुलिन E। सर्दी खांसी हुई है आपको, मतलब कि किसी भी तरीके की एलर्जी होती है तब कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट रहेगा और हाई रहेगा? वो होगा इम्यूनोग्लोबुलिन E। यदि आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी पता करना है तो आप जो इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट कराते हैं वो होता है IgE, मतलब 200 से ज़्यादा जा रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन E का लेवल, मतलब आपको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है। अब यहाँ पर IgG जो कि लार्जेस्ट नंबर में रहेगा, प्लेसेंटा को ओनली क्रॉस करने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है IgG। और क्रोनिक इन्फेक्शन, यदि आपको लॉन्ग टर्म का इन्फेक्शन होता है तब IgG एक्टिवेट होगा। याद रखें, क्रोनिक इन्फेक्शन में IgG प्रेजेंट होगा, लार्जेस्ट नंबर में होगा 75%। प्लेसेंटा को ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन G ही क्रॉस कर सकता है। फिर आता है IgM जो कि लार्जेस्ट इन साइज, एविडेंट इन साइज पूछे IgM, नंबरिंग में पूछे तो IgG। एक्यूट इन्फेक्शन मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी इन्फेक्शन होता है तो IgM है जो एक्टिवेट रहेगा। IgE एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन A रहता है ब्रेस्ट मिल्क में, म्यूकोसा में, ब्लड में, आंसुओं में। फिर यहाँ पर IgD एक डिफरेंस क्रिएट करेगा बी लिम्फोसाइट के बीच में। तो यहाँ पर मेनली ये 4 ही आते हैं GMEA। क्या है? या तो आप इसका नाम गेम के नाम से याद रख सकते हैं GAME या फिर GMEA। G मतलब सबसे ज़्यादा नंबर, M मतलब साइज बड़ी, E मतलब एलर्जी में, हाइपर सेंसिटिविटी में, A मतलब यहाँ पर माँ के दूध में रहेगा, म्यूकस में रहेगा, ब्लड में रहेगा।
नेक्स्ट इज रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हेनरी डोनाल्ड ने, हेनरी साइकिल, रोनाल्ड रॉस या फिर हेनरी फोर्ड ने? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी हेनरी डोनाल्ड ने 1920 में। कब? 1920 में हेनरी डोनाल्ड ने। नेक्स्ट इज एंटीबॉडी विच कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा इज। तो कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है? IgG, IgM, IgE या फिर IgA? तो IgG तो क्रॉस कर सकती है, IgE एलर्जी में रहेगी और IgA मिल्क में रहेगी, ब्रेस्ट मिल्क में रहेगी, लेकिन प्लेसेंटा को जो क्रॉस नहीं कर पाएगा वो होगा IgM। कौन सा? इम्यूनोग्लोबुलिन M। नेक्स्ट वन इज द पैगेट्स डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो पैगेट्स डिसीज का यहाँ पर कौन सा साइन है? हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सेमिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो पैगेट्स डिसीज में क्या होगा? कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड सीरम में बढ़ेगा। क्या होगा? कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। तो ये किसके कारण होगी? होगी हाइपरकैल्सेमिया के कारण। PDB, पैगेट डिसीज ऑफ द बोन, जिसमें आपकी एक या फिर ज़्यादा बोन्स अफेक्ट होंगी, असिम्प्टोमेटिक रहेगा, मतलब कुछ दिनों तक तो आपको अंतर ही समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आपकी बोन्स क्या करेंगी? आपके ब्लड सीरम में जो ज़्यादा कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी। क्या करेंगी? बोन में रीअब्जॉर्प्शन होगा, एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, मतलब ज़्यादा कैल्शियम आपके सीरम से खींच के अपनी बोन में डिपॉजिट करेंगे। ज़्यादा कैल्शियम होगा तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी, तो वो क्या कहलाएगी यहाँ पे? पैगेट्स डिसीज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। कौन सी डिसीज है जो कि वायरस से होगी? रेबीज, मम्स, एड्स, सिफिलिस, टाइफाइड, टेटनस या फिर कोलेरा, TB। तो यहाँ पर जो डिसीज किससे हो रही हैं? वायरस से हो रही हैं, वो कौन सी है? तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो है रेबीज और मम्स। क्या है? रेबीज और मम्स, ये दोनों वायरल डिसीज हैं। एक होती है लाइजा वायरस से, दूसरी मम्स भी क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। एड्स और सिफिलिस, तो एड्स यहाँ पर HIV वायरस से हो रहा है, सिफिलिस होगा ट्रिप्नोमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से, टाइफाइड होगा साल्मोनेला एंट्रिका सीरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया या फिर साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। टिटनस भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होगा। कोलेरा विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से होगा। TB होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो यहाँ पर एक आपसे पेयर पूछा है कि कौन सा पेयर है जो कि वायरस के थ्रू हो रहा है, तो होगा रेबीज और मम्स। बाकी एड्स, सिफिलिस, टाइफाइड, टिटनस, कोलेरा, TB ये सभी किससे हो रही हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज द VIA इज यूज्ड टू। तो VIA का यूज किसके लिए किया जाता है? डायग्नोज द ओरल कैंसर, ट्रीट द लंग्स कैंसर, रेडिएशन थेरेपी फॉर इंटेस्टाइनल कैंसर या फिर स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो VIA का इस्तेमाल किया जाता है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड, अरे स्पैटुला यूज़ करके सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पे VIA को यूज़ किया जाता है। सिंपल और इनएक्सपेंसिव टेस्ट होता है जो कि सर्वाइकल जो प्री कैंसरस लीजन होंगे उनको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट वन इज द डायरिया मीन्स लूज स्टूल्स इन 1 डे। तो एक दिन में कितने बार स्टूल पास करते हैं तब डायरिया कंसीडर किया जाएगा? 2 और मोर टाइम्स, 3 और मोर टाइम्स, 4 और मोर टाइम्स या फिर 5 और मोर टाइम्स। डायरिया कंसीडर किया जाता है जब 3 या फिर 3 से ज़्यादा बार आपने स्टूल पास किया हो एक ही दिन में। लूज स्टूल 3 या फिर 3 से ज़्यादा बार, तो क्या कहलाएगा? डायरिया। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट इंसिडेंस ऑफ कॉमन कोल्ड। तो जो कॉमन कोल्ड होती है उसके लिए कौन सा वायरस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? राइनो, T4, MSZ या फिर सिमियन वायरस 40। ये सभी वायरस के नाम हैं। तो जो वायरस सबसे ज़्यादा कॉमनली कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा राइनो वायरस, जिसकी
नाक बहती रहती है, हमेशा सर्दी जुकाम रहता है, वो उसके लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल है राइनो वायरस, जो कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ओपन वायल पॉलिसी। तो वैक्सीन वायल पॉलिसी का नाम आपने सुना होगा, जिसमें वैक्सीन को हम ये कह सकते हैं कि खराब होने से बचाने के लिए वैक्सीन वायल पॉलिसी अपनाई जाती है। तो वैक्सीन वायल पॉलिसी में, ओपन वायल पॉलिसी में कौन सी वैक्सीन आएगी? मीजल्स, पेंटावैलेंट, रोटावायरस या फिर BCG। तो जो ओपन वायल पॉलिसी में आएगी वो होगी मीजल्स वैक्सीन। कौन सी? सॉरी, पेंटावैलेंट वैक्सीन। यहाँ पर जो ओपन वायल पॉलिसी में वैक्सीन पूछी है वो होगी पेंटावैलेंट वैक्सीन। मतलब इसमें जो 5 वैक्सीन कंसीडर होती है, एग्जाम में इनका नाम भी आपको आता है। तो यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं ओपन वायल पॉलिसी की। तो ओपन वायल पॉलिसी में जो वैक्सीन आएगी वो होगी पेंटावैलेंट वैक्सीन। ओपन वायल पॉलिसी में जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन का मतलब DPT, हेपेटाइटिस B एंड हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B और HIV। तो क्या है? पेंटावैलेंट हो गई। और ओरल पोलियो वैक्सीन है, किस में आ जाएंगी? होंगी आपकी ओपन वायल पॉलिसी में। किसमें? ओपन वायल पॉलिसी में। और जो ओपन वायल पॉलिसी है मीजल्स, BCG, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन पर है जो एप्लीकेबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट वन इज द इन इंडिया विच वन इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो पहली फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है? सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या रीजनल हॉस्पिटल। तो इंडिया में जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है वो कौन सी है? वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्या है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। बेस लेवल पे पूछा तो सब सेंटर, फिर आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मेनली चीफ इंचार्ज पूछा जाता है, तो वो होता है मेडिकल ऑफिसर। फिर आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को क्या कहा जाता है? फर्स्ट रेफरल यूनिट। अब यदि पॉपुलेशन नॉर्म्स पूछते हैं तो 3000 से 5000 सब सेंटर का होगा। 3000 जो पहाड़ी इलाके हैं, 5000 प्लेन एरिया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होता है 20,000 से 30,000 तक, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में होता है 80,000 से लेके 1,20,000 तक। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ग्रे बेबी सिंड्रोम seen in infants characterized by progressive abdominal distension, pallor, cyanosis and vasomotor collapse 3 to 4 days are associated with used up। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम इनमें से एक मेडिसिन का क्या है? साइड इफेक्ट है। तो वो कौन सी मेडिसिन है जिसके कारण बच्चे का कलर ग्रे कलर का हो जाएगा? जो मेडिसिन 3 से 4 दिन तक यूज़ की गई उसके बाद बच्चे में साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सल्फाडाइजिन, क्लिंडामाइसिन, क्लोरेम्फेनिकोल या फिर वैंकोमाइसिन। तो वैंकोमाइसिन तो रेड वेन सिंड्रोम, मतलब रेड कलर का कलर क्रिएट कर देगी, मतलब जो साइड इफेक्ट बॉडी रेड रेड रहेगी आपकी। लेकिन ग्रे बेबी सिंड्रोम में बच्चे का कलर ग्रे टाइप का होगा, स्काई ब्लू टाइप का हो जाएगा, और वो है क्लोरेम्फेनिकोल। क्या है? क्लोरेम्फेनिकोल। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव लेबर इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो एक्टिव मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? जो 3rd स्टेज ऑफ लेबर होगा यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट किया जाएगा ताकि PPH से प्रिवेंट कर सकें, तो अर्गोमेट्रिन दिया जाएगा। तो अर्गोमेट्रिन किस केस में आप नहीं देंगे? प्रोलॉन्ग्ड लेबर में, सीवियर एक्लेम्सिया में, प्रीमी ग्रेविडा में कि नन ऑफ द अबव में? प्रोलॉन्ग लेबर में दे सकते हैं, प्रीमी ग्रेविडा को दे सकते हैं, लेकिन यदि माँ के लिए हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, जो कि सीवियर एक्लेम्सिया क्या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हम कहेंगे। डिसऑर्डर है सीवियर एक्लेम्सिया, इस केस में आप अर्गोमेट्रिन नहीं देंगे। इसका एक रीज़न ये होता है कि यदि आपने अर्गोमेट्रिन दिया तो यहाँ पर जो स्मूथ मसल्स हैं क्या करेंगी? प्रिसिपिटेट जो और ज़्यादा सेरिब्रल वैसोस्पाज्म भी कॉज कर सकती हैं और मरीज सीधा ऊपर निकल लेगा। यूट्राइन रप्चर का कॉज कर सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी बेबी बड़ा हुआ है, आपने अर्गोमेट्रिन दे दिया तो और ज़्यादा बढ़ेगा, पर्सन सीधा ऊपर। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है अर्गोमेट्रिन का प्रेगनेंसी में वो होता है यदि माँ के लिए कोई भी हाइपरटेंसिव मतलब BP बढ़ने वाली समस्या हो, तो उस केस में इसको अवॉइड किया जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कल के PGI संगरूर एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो इनमें से ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के फीचर्स क्या हैं? रेगुलर, इनफ्रिक्वेंट एंड पेनलेस,
रिदमिक, फ्रिक्वेंट एंड पेनलेस, नॉन रिदमिक, इंटरमिटेंट एंड पेनफुल, या फिर रेगुलर, कंटिन्यूस एंड पेनफुल। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो रेगुलर होते हैं, पेनलेस होंगे मतलब दर्द नहीं होगा, और इनफ्रिक्वेंट रहेंगे। तो ये क्या है? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। इनको हम फॉल्स लेबर पेन भी कह सकते हैं, और ये जनरली आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ही फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो ट्रू लेबर पेन होते हैं, जिनको हम ट्रू लेबर पेन कहेंगे, मतलब सही में लेबर पेन आ रहा है, रेगुलर रहेंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, लॉन्गर होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे। आप लेट जाओ, बैठ जाओ, खा पी लो, कुछ भी में ठीक नहीं होंगे। लेकिन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम फॉल्स लेबर भी कह सकते हैं, जिसमें आपको सीधा बस एब्डोमेन में सामने की तरफ दर्द होगा, लेट जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, कुछ खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द नेम द कंडीशन इन विच द ग्रेविड यूट्रस एक्साइट्स aortocaval compression when the pregnant mother lies on her back। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट मदर को कहा जाता है कि आप लेफ्ट साइड जो लेटिए, मतलब लेफ्ट साइड करवट करके लेटिए। तो यदि ग्रेविड यूट्रस में यदि एक्सर्शन पड़ता है, आप प्रेग्नेंट मदर सीधे जाके लाई डाउन हो जाए, लेट जाए, तो ये क्या होगा? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, फीटल कंप्रेशन, सुपीरियर वेना केवा, या लेफ्ट आर्टरियल कंप्रेशन। तो ग्रेविड यूट्रस मतलब प्रेगनेंसी में आप जाके सीधा स्ट्रेट लेट जाते हैं तो जो कंप्रेशन फील होगा वो कहलाएगा सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। क्या होगा? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। इसीलिए प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि माँ कैसे लेटे? लेफ्ट साइड करवट करके लेटे, क्योंकि जितने भी जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बेबी के, वो क्या रहेंगे? कंप्रेस नहीं होंगे। वो माँ को भी ब्लड प्रेशर की, स्पेशली बीपी लो होने की प्रॉब्लम फील नहीं होगी। नेक्स्ट इज वंडल्स रिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज वंडल्स। क्या टर्म यूज किया गया है? पैथोलॉजिक रिट्रैक्शन रिंग, फिजियोलॉजिक रिट्रैक्शन रिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग, या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिंग। तो जो बंडल्स रिंग है, इनके लिए पैथोलॉजिकल यूटेराइन रिट्रैक्शन रिंग भी कहा जाता है। क्या है? पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। क्यों इनको यूज किया जाता है? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, क्या होंगे? अपर कॉन्ट्रैक्टाइल यूट्राइन सेगमेंट रहेगा और लोअर यूट्राइन सेगमेंट रहेगा। पार्चुरेशन के टाइम पर, जन्म के समय जो बेबी का हेड बाहर आएगा उस टाइम पर ये बंडल्स रिंग क्या करेंगी? कॉन्स्ट्रिक्शन में, मतलब जो आपका एक बार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए, फिर कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, फिर डायलिटेशन हुआ, तो इसमें क्या होगा? ये रिंग बहुत ही अच्छे से पार्चुरेशन मतलब जन्म के टाइम पे बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगी। इसीलिए इनका नाम क्या है? पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग और बंडल्स रिंग। नेक्स्ट वन इज द मैकेनिज्म व्हाई विच लैक्टेशन कॉज एमनोरिया एंड एन्वोल्यूशन इज। तो कौन सी मैकेनिज्म है जब यदि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, फीड कराती है, कंप्लीट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो ना तो पीरियड्स आते हैं मतलब एमनोरिया हो गया, ना ही एनवोल्यूशन, ना जब पीरियड्स ही नहीं आएंगे तो एग कहाँ से रिलीज होगा, तो वो सिचुएशन कहलाएगी एनवोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या मैकेनिज्म यूज होगी? इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन लेवल के कारण, LH सर्क के कारण, इंक्रीज्ड GnRH के कारण, या फिर हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट। तो जब माँ अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती है, जिसको हम लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड भी कहेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे, तो वो होगी यहाँ पर लैक्टेशन के कारण ना तो पीरियड्स आ रहे हैं ना एग रिलीज हो रहा है, एन्वोल्यूशन एमनोरिया दोनों सिचुएशन हो रही है, तो होगा प्रोलैक्टिन लेवल के बढ़ने के कारण। किसके कारण? प्रोलैक्टिन लेवल के बढ़ने के कारण। तो प्रोलैक्टिन लेवल है ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, GnRH हार्मोन है, इसको क्या करेगा? सप्रेस करने का काम करेगा हाइपोथैलेमस में। तो इसीलिए जब ये हार्मोन सप्रेस होगा तो ना तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करेगा? कम होगा तो जो फॉलिकुलर मैच्यूरेशन है हर महीने हो रहा है उसको भी क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, ना फिर ओव्यूलेशन होगा ना एग रिलीज होगा। तो इसीलिए लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड जो कि 100% तो इफेक्टिव नहीं होती है, बट यदि आपके एक भी बार पीरियड्स नहीं आए हैं, 2-3 महीने कंटिन्यूस हो गए, आप बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तब आपको यदि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर है आप, तो आप लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड अपना सकते हैं। इसमें जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका लेवल बढ़ने के कारण ना आपको ओव्यूलेशन होगा ना ही आपके पीरियड्स आएंगे। नेक्स्ट वन इज द immediately after delivery
द लोअर यूटेराइन सेगमेंट, तो डिलीवरी के तुरंत बाद क्या है, डिलीवरी के तुरंत बाद लोअर यूटेराइन सेगमेंट कैसा होगा, बिकम फर्म एंड इलास्टिक, प्रोग्रेसिव अनफोल्ड्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, हाइपरट्रॉफीज एंड एलोंगेट्स, बिकम अ थिन फ्लेवियन कोलेप्स्ड स्ट्रक्चर। तो डिलीवरी के तुरंत बाद जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है क्या होगा, थिन रहेगा, फ्लेवी मतलब फ्लफी टाइप से रहेगा, और कोलेप्स्ड रहेगा, कैसा होगा, सिकुड़ते जाएगा, क्योंकि फीटस बाहर आ गया, प्लेसेंटा बाहर आ गया है। डिलीवरी के तुरंत बाद कैसा रहेगा, यूट्रस का जो लोअर एरिया थिन फ्लेवी एंड कोलेप्स्ड, जो कि धीरे धीरे श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। जब श्रिंक होगा मतलब श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे, इमीडिएटली श्रिंक डाउन, तुरंत तो ये नहीं होगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा। जो पीरियड कहलाता है 6 वीक का परपीरियम पीरियड, इसमें नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में पूरे कंप्लीट ऑर्गन चले जाएंगे, स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट वन इज a health assessment reveals that a woman after an abortion has infection spread to her parametrium, fallopian tubes and ovaries. Which of the following documentation of this finding made by a nurse will be considered correct? तो यहाँ पर एक हेल्थ असेसमेंट किया गया है अबॉर्शन के बाद। तो जो इन्फेक्शन है अबॉर्शन करने के कारण पैरामेट्रियम में, फैलोपियन ट्यूब्स में और ओवरी तक फैल चुका है। तो अब यहाँ पर कौन से डिग्री का अबॉर्शन होगा, ग्रेड फर्स्ट सेप्टिक, इन्फेक्शन हो रहा है मतलब सेप्टिक अबॉर्शन है, भी ध्यान से सुनिए, इन्फेक्शन की बात हो रही है, दैट मीन्स क्या है, सेप्टिक अबॉर्शन है। तो ग्रेड फर्स्ट सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड या फिर ग्रेड 6। तो कौन से ग्रेड का अबॉर्शन हुआ है यहाँ पे, जब इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो गया है अबॉर्शन के बाद, जिसमें पैरामेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरी क्या है, इन्वॉल्व हो गई हैं, तो ये कहलाएगा ग्रेड सेकेंड सेप्टिक अबॉर्शन। क्या है, ग्रेड सेकेंड सेप्टिक अबॉर्शन। ग्रेड फर्स्ट में ओनली यूट्रस का जो लोकलाइज्ड एरिया है वहीं पे होगा, सेकेंड में फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, पेल्विक पेरिटोनियम, पैरामेट्रियम, यूट्रस सब इन्वॉल्व होगा। ग्रेड थर्ड में आपके मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा जो अदर ऑर्गन है वो भी अफेक्ट होंगे, जिसमें आपको जॉइंटिस होगा, पेरिटोनाइटिस होगा, रीनल फेलियर भी हो सकता है। तो याद रखें, ग्रेड फर्स्ट में ओनली यूट्रस, ग्रेड फर्स्ट सेप्टिक अबॉर्शन में ओनली यूट्रस होगी इफेक्ट, इन्फेक्शन होगा। ग्रेड सेकेंड में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे ओवरी हो गई, फैलोपियन ट्यूब होगा, पैरामेट्रियम हो गई, पेल्विक पेरिटोनियम हो गई, ये एरिया अफेक्ट होगा। ग्रेड थर्ड में ऑल ओवर बॉडी में इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वन इज द which of the following terms is used for defining the relationship of a reference point on the presenting part to the various quadrant of the pelvis। तो ये क्या कहलाएगा, जिसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट की बात हो रही है कि जो पेल्विस क्वाड्रेंट में अलग अलग टाइप से होगा, क्या प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एटीट्यूड या फिर लाइन। तो प्रेजेंटिंग पार्ट की बात हो रही है तो वो कहलाएगा यहाँ पर प्रेजेंटेशन ही। नॉर्मल प्रेजेंटेशन होगा किस तरीके का, लॉन्गिट्यूडनल लाई, नॉर्मल लाई है, आइडियल लाई है, मतलब बच्चे का सिर नीचे है तो क्या है, वर्टिक्स और सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहलाएगा। फिर लॉन्गिट्यूडनल लाई का मतलब, यहाँ पर लाई का मतलब होता है लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द मदर। जो फीटस का हेड जो लॉन्ग एक्सेस है, मतलब बेबी यदि पूरा एक तरीके से हम कहें कि वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल लाई में है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाई वर्टेक्स से फेलिक्स प्रेजेंटेशन होगा, मतलब बच्चा आइडल वेजाइनल डिलीवरी के लिए क्या है, सही है। यदि लॉन्गिट्यूडनल लाई और ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब है कि बच्चा क्या है, हेड की जगह बच्चे के बटक्स आ गए तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में आ जाए। और ट्रांसवर्स लाई में बच्चा पूरा कैसा हो जाएगा, एक तरीके से हमें कहें कि जो लॉन्ग एक्सिस से बेबी का रिलेशन है जो माँ के सिम्फाइसिस प्यूबस से पूरा वर्टिकल वे में हो जाए तो कहलाएगा ट्रांसवर्स लाइन। नेक्स्ट वन इज द लेट डाउन रिफ्लेक्स इज नोन एज। तो लेट डाउन रिफ्लेक्स को और क्या कहा जाता है, सकिंग रिफ्लेक्स, मिल्क इजेक्शन, रूटिंग या फिर मिल्क सीक्रेटिंग। लेट डाउन रिफ्लेक्स का मतलब होगा यहाँ पर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, क्योंकि इसके लिए लेट डाउन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, मिल्क को एक्सक्रीट करने का काम करेगा, और जो प्रोलैक्टिन है मिल्क के सीक्रेशन और बनाने के लिए काम करेगा, प्रोडक्शन के लिए काम करेगा। नेक्स्ट वन इज द
Alcohol is using in clinical setting for the skin disinfection. This alcohol is made by. तो जब आप जो अल्कोहल यूज़ करते हैं क्लिनिकल सेटिंग में, मतलब कि जब आप अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं तो उस सैनिटाइज़र में कौन सा अल्कोहल रहेगा? इथाइल, मिथाइल, एथेनॉल या फिर आइसोप्रोपिल। तो जो अल्कोहल रहेगा क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ किया जाता है वो कौन सा होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कौन सा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द एस्टिमेट फीटल वेटेज। तो यदि फीटस का वेट, आप यूट्रस में ही है फीटस, आपको उसका वेट पता करना है। जब आप लास्ट स्कैनिंग कराते हैं या फिर इनिशियल स्कैनिंग करवाई जाती है तो उसमें बताते हैं कि बच्चे का वजन 200 ग्राम है, 400 ग्राम है, 800 ग्राम है, या फिर 8वें महीने में होती है तो 2.5 kg है। कैसे फीटल वेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं? अंदर तो आप कोई ऐसी वेट मशीन डाल नहीं सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे? जॉनसन्स, नेगल्स, जैकबसन या फिर नन ऑफ द अबव। तो बच्चे का जो फीटल का जो वेट है उसको चेक करने के लिए कि कितना वजन है, जॉनसन्स फॉर्मूला अपनाया जाता है। कौन सा? जॉनसन्स फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला क्या किया जाएगा यहाँ पर? फीटल वेट इन ग्राम के लिए यहाँ पर फंडल हाइट को सेंटीमीटर में लेके -k का मतलब है यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि फीटल का हेड 0 स्टेशन पे है, प्लस स्टेशन पे कि माइनस स्टेशन पे है। ये चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल करके जॉनसन्स फार्मूला लगा के फीटस का वेट है जो कैलकुलेट किया जाता है वो यूएसजी में प्रॉपर तरीके से आपको आता है। एक होता है डेयर्स फार्मूला। क्या है? डेयर्स फार्मूला में फंडल हाइट इन सेंटीमीटर इंटू एब्डोमिनल गर्थ इन सेंटीमीटर में निकाला जाता है। क्या? डेयर्स फार्मूला के थ्रू भी फीटल का वेट कैलकुलेट किया जाता है। 2 फार्मूला अपनाए जाते हैं। मेनली जो सोनोग्राफी की जाती है उसमें जॉनसन फार्मूला लगा के बताया जाता है कि फीटस का वजन कितना है। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब है एग रिलीज। जो हर महीने क्या होता है, पीरियड्स के साथ में एग ओवम का रिलीज होता है। यदि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तब ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। उसके लिए एक मेडिसिन यूज़ की जाएगी तो वो क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, मेटफॉर्मिन या फिर क्लोमिफेन। जो कॉमनली मेडिसिन यूज़ की जाती है ओव्यूलेशन के लिए वो होती है क्लोमिफेन। कौन सी? क्लोमिफेन। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए कैंसर ऑफ द सर्विक्स इज कॉज्ड बाय। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको सर्वाइकल कैंसर के लिए जो रिसेंट में वैक्सीन आई है, भारत बायोटेक बना रहा है, वो बताएंगे। सर्वाइकल कैंसर किसके द्वारा होगा? HPV, HIV, ट्रिप्नोमा पैलिडियम या फिर ट्राइकोमोनास वेजाइनल, इसके कारण। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी 3rd क्लास, उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर। मतलब है कि 1 सैक्रल अलाई इज मिसिंग। इस तरीके से ये क्या है? नेगल्स पेल्विस है, बहुत ही रेयरली पाई जाती है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए और प्रेगनेंसी के लिए जो जरूरी है वो क्या है? होती है गायनोकॉइड पेल्विस। तो यहाँ पर ड्यू टू अरेस्टेड डेवलपमेंट, ये आपको एट द बर्थ ही रहेगी। जो आपका डेवलपमेंट है यूट्रस में बच्चे का डेवलपमेंट होगा, फीटल लाइफ में क्या होगी कि डेवलपमेंटल डिले होने के कारण ये देखने को मिलेगी, जो कि एक कंजेनाइटल है। यहाँ पर इसी साइड में यूरिनरी ट्रैक्ट होगा, उसी साइड एक सैक्रल अलाई है जो मिसिंग होगा। यहाँ पर जो भी एग्जाम में है तो आपको यदि नॉर्सेट का एग्जाम देते हैं तो गायनेक में आपको कम क्वेश्चन आते हैं, बट अभी जब जो मेन होना है प्री में क्वेश्चन आए हैं गायनेक के, लेकिन ज़्यादा नहीं आए, हो सकता है मेन में आए। तो यहाँ पर आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन में एक तो नेगल्स पेल्विस पूछी जाती है, दूसरी रॉबर्ट पेल्विस पूछी जाती है। इसमें दोनों साइड के सैक्रल अलाई एब्सेंट होते हैं। क्या है? दोनों साइड के सैक्रल अलाई एब्सेंट रहेंगे। नेक्स्ट इज बर्थोलिन डक्ट्स ओपन इनटू। तो जो बर्थोलिन ग्लैंड है आपने खूब पढ़ी है, वेजाइना के पास में होती है, तो ये कहाँ पे ओपन होगी? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लोअर वेजाइना या फिर ग्रुप्ड बिटवीन लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन। तो बर्थोलिन डक्ट ओपन होती है कहाँ पर? एक तो पहली चीज कि पाई कहाँ पे जाती है? वेजाइना के दोनों साइड। ओपन कहाँ पे होती है? लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन के बीच में। देखिए यहाँ पर लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन के बीच में वेजाइना के यहाँ पे दोनों साइड रहेगी। और यही ग्लैंड है जो 0.5 सेंटीमीटर की पेयर में ग्लैंड होती है, लोअर राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में रहेगी।
तो यहाँ पर वेजाइनल इंट्रोइटस के पास में, जैसा मैंने कहा वेजाइना के दोनों साइड रहेगी ये, और म्यूकस सीक्रेट करती है जिसके कारण वेजाइना के यहाँ पे लुब्रिकेशन बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर इस ग्लैंड का काम क्या है, म्यूकस रिलीज करना, ताकि वेजाइना के यहाँ पर ड्राइनेस ना रहे, लुब्रिकेशन बना रहे। रहती कहाँ पर है, वेजाइना के दोनों साइड, लेबिया माइनोरा और हाइमेन के बीच में। नेक्स्ट वन इज विच वैक्सीन स्टोर्ड एट द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन स्टोर की जाती है, ओपीवी, बीसीजी, एमएमआर या फिर मीजल्स। तो यहाँ पर फ्रीजर कंपार्टमेंट में वैक्सीन की बात की जा रही है, तो वो ओपीवी और जो मीजल्स दोनों बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। लेकिन ओपीवी यदि पूछे कि हीट सेंसिटिव वैक्सीन, तो क्या ओरल पोलियो वैक्सीन सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव कौन है, ओपीवी। तो ओपीवी और मीजल्स क्या हीट सेंसिटिव है, इनको हीट एंड कैन बी फ्रोजन विदाउट हार्म। लेकिन ओपीवी सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव है, लाइव वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, इसको फ्रीजर कंपार्ट में ही रखा जाता है। और ओपीवी के लिए बीबीएम वैक्सीन बायल मॉनिटर है जो कॉमनली यूज किया जाता है। क्लियर है। एरिक्सन एफ नन ऑफ दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इब्राहिम जैकब कौन है, पीडियाट्रिक के फादर हैं। नेक्स्ट वन, एब्रप्ट विड्रॉल ऑफ बार्बिचुरेट कॉजेस। तो यदि बार्बिचुरेट्स को हमने सडनली विड्रॉ कर दिया तो ये क्या कौन से साइन शो करेगा, विड्रॉल सिम्टम होंगे, स्लीपीनेस, इरिथेमा, ईचिंग्स या फिर सीजर्स। तो बार्बिचुरेट को यदि हमने सडनली विड्रॉ किया, स्टॉप किया, तो ये क्या कॉज करेगा, ये करेगा सीजर्स आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ा देगा। सीएनएस डिप्रेजेंट मेडिसिन है बार्बिचुरेट्स, और जनरली यहाँ पर इनका जो काम होता है, इफेक्टिव होती हैं एंजियोलाइटिक्स के तौर पर, हिप्नोटिक्स के तौर पर भी, एंटी कन्वर्जेंट के तौर पर भी। लेकिन यदि हम इन्हीं मेडिसिन को सडनली स्टॉप कर दें तो जो विड्रॉल सिम्टम्स होंगे वो होंगे सीजर्स, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, वीकनेस, डिजीनेस, नॉजिया, स्वेटिंग और एंजाइटी। लेकिन जो सबसे डेंजरस विड्रॉल सिम्टम होगा वो क्या होगा, सीजर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी, व्हाट इज द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ टोडलर। तो एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क क्या है टोडलर में, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी या फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क पूछा है टोडलर में। तो टोडलर कौन सी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, जिनकी एज 2 to 3 ईयर की होती है। कितनी, 2 to 3 ईयर की होगी, वो कहलाते हैं टोडलर। और इनका जो यहाँ पर टास्क होगा, डेवलपमेंटल टास्क होगा, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इसको अर्ली चाइल्डहुड या फिर टोडलर कहेंगे। प्ले ग्रुप के बच्चे कहलाएंगे जिनमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देखने को मिलेगी। स्कूल एज बच्चे होंगे 6 से 12 साल के, तो इनमें इन्फीरियरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी होगी। इन्फेंसी पीरियड में पूछे तो बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आएगा। लेकिन चाइल्डहुड या फिर टोडलर ग्रुप में पूछे, अर्ली चाइल्डहुड या फिर टोडलर ग्रुप, तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन अ चाइल्ड विथ माइल्ड हीमोफीलिया ए द फैक्टर 8 लेवल इज। बच्चों में हीमोफीलिया होगा फैक्टर 8 की कमी के कारण। अब यहाँ पर फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा यदि बच्चे में माइल्ड हीमोफीलिया ए है, तो 5 to 40%, 50 to 60%, लेस देन 1% या फिर 1 to 5%। हीमोग्लोबिन का लेवल, हीमोफीलिया ए है यदि बच्चे को, तो यहाँ पर फैक्टर 8 का लेवल क्या होगा, फैक्टर 8 की कमी से होगा हीमोफीलिया ए। तो अब यहाँ पर इसी फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा, तो इसका लेवल होगा 5 to 40%। कितना, 5 to 40%, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, माइल्ड हीमोफीलिया पूछा है। माइल्ड पूछा है तो 5 to 40%। अब यहाँ पर जो रेंज है, यहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया ने जो रेंज दी हुई है फैक्टर एक्टिविटी की, वो कितनी है, 50% एंड 150%। अब सीवीआरटी लेवल पे यहाँ पर 3 क्लास में डिवाइड किया है हीमोफीलिया को, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो यहाँ पर आपको पूछी है माइल्ड रेंज, तो माइल्ड कितनी है, 5 to 40%। यहाँ पर यदि मॉडरेट हीमोफीलिया पूछे तो 1 से 5%, सीवियर में लेस देन 1%, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है। नॉर्मल रेंज पूछे तो कितना है, 50 से 150%। कितना,
50 to 150%, लेकिन यहाँ पर लेस देन 1% आता है तो सीवियर, कितना है, सीवियर है। मॉडरेट आता है तो 1 से 5% है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। माइल्ड पूछा है तो 5 to 40% आएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर गस्टेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट्स द, तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन है किस में अफेक्ट होंगे, ईयर्स में, नोज में, आइस में या फिर टेस्ट बड्स में। तो हेलुसिनेशन है एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, कोई भी एब्सेंस स्टिमुलस जो एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, वो चीज़ आपको फील हो रही है, तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन पूछा है आपसे। तो ये कौन सा है, टेस्ट बड का, कौन सा, टेस्ट बड का। ऑडिटरी का है तो परसेप्शन ऑफ साउंड होगा, गस्टेटरी है तो परसेप्शन ऑफ टेस्ट होगा। ऑल्फैक्टरी पूछा तो स्मेल के लिए होगा, विजुअल में आंखों के लिए होगा, और टैक्टाइल में क्या होगा, सेंसेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन का मतलब क्या है, फॉल सेंसेशन ऑफ टच। नेक्स्ट वन है यहाँ पर a condition in which the menstruation occurs but is not visible because of an obstruction of the outflow tract is known as, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लेकिन जो ब्लीडिंग है वो विजिबल नहीं हो रही है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, क्रिप्टोमेनोरिया, जीरो कोलैप्स, डिस्मेनोरिया या फिर मेनोरेजिया। तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है बीच में जिसके कारण आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो किस कंडीशन में आएगा, तो ये कहलाएगा क्रिप्टोमेनोरिया। क्या कहलाएगा, क्रिप्टोमेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, मेनोरेजिया का मतलब होगा प्रोलॉन्ग्ड हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यहाँ पर क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब होगा पीरियड्स कंटिन्यू आ रहे हैं लेकिन जो ब्लीडिंग है वो शो नहीं हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आउटफ्लो देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट वन, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 कंडीशन इंक्लूडेड है, किसी एक को छोड़कर। अब टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 हार्ट डिफेक्ट है, जो कॉम्बिनेशन होगा हार्ट डिफेक्ट्स का इंक्लूड, तो कौन सा नहीं होगा, ओवरराइडिंग ऑफ आर्टा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर पल्मोनिक स्टेनोसिस। तो यहाँ पर जो 4 डिफेक्ट होते हैं, 4 डिफेक्ट होते हैं यहाँ पर इंक्लूडेड, लेकिन जो नहीं होता है वो कौन सा है, तो वो पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है जो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। ओवरराइडिंग ऑफ आर्टा होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, वीएसडी होगा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा, लेकिन पीडीए देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रोसेस प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर। तो रोसेस प्रोजेक्टिव टेस्ट है, किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, अनकॉन्शियस इंटेंशन के लिए, ड्रीम्स के लिए, कॉन्शियस डिजायर के लिए, फिर ब्रेन साइज के लिए। तो ये टेस्ट यूज किया जाता है अनकॉन्शियस इंटेंशन के लिए, जो आपके मन के अंदर ऐसी चीजें हैं जो आप किसी को नहीं बता सकते, तो उनको चेक करने के लिए टेस्ट है जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो इन्फेंसी पीरियड कब कहा जाता है, बर्थ से 1 साल तक का, 4 वीक्स टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर या फिर नन ऑफ द अबव। तो बर्थ से लेके 1 मंथ तक का पीरियड तो कहलाता है न्यूनेटल पीरियड। क्या कहलाता है, न्यूनेटल पीरियड। अब बर्थ से 1 वीक तक का तो होगा न्यूनेटल पीरियड। अब यहाँ पर आता है 4 वीक्स, मतलब 1 मंथ से लेके 1 साल तक का पीरियड कहलाएगा इन्फेंसी पीरियड। क्या कहलाएगा, इन्फेंसी पीरियड। 1 to 3 ईयर का पीरियड कहलाएगा टोडलर पीरियड। क्या कहलाएगा, टोडलर पीरियड। फिर आता है 3 to 6 ईयर, तो 3 to 6 ईयर्स का पीरियड कहलाएगा प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं वो। फिर 6 to 12 ईयर में आएंगे स्कूलर्स, और 12 to 18 में आएंगे एडोलसेंट एज ग्रुप। नेक्स्ट है यहाँ पर एन इन्फेंट इज बॉर्न विथ फेशियल एबनॉर्मलिटीज, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड विजन एबनॉर्मलिटीज। दीज एबनॉर्मलिटीज आर प्रोबेबली कास्ड बाय मैटरनल। तो यहाँ पर एक इन्फेंट है, फेशियल एबनॉर्मलिटीज है, ग्रोथ रिटार्डेड है, विजन एबनॉर्मलिटीज है। ये एबनॉर्मलिटी मैटरनल में कौन सी कंडीशन के कारण हुई, मदर में ऐसी कौन सी चीज थी जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है। फॉलिक एसिड की कमी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन B6 डेफिशिएंसी या फिर अल्कोहल कंजप्शन। तो कौन सा यहाँ पर कंपोनेंट डिस्टर्ब रहा या फिर क्या ज़्यादा खा लिया जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है कि फेशियल एबनॉर्मलिटीज हो गई, ग्रोथ रिटार्डेड है बच्चा, विजन भी प्रॉपर नहीं है। तो ये सब हुआ है मैटरनल अल्कोहल कंजप्शन के कारण। जब बेबी
वूम में रहा, यूट्रस में रहा, उस टाइम पर माँ ने क्या किया, अल्कोहल को कंज्यूम किया है, शराब पी है। ये सभी साइन किसके, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के। बच्चा इस तरीके से पैदा होगा। जो एपिकेंथल फोल्ड सही देखने को आपको मिलेंगे और यहाँ पर थिन अपर लिप होंगे बच्चे में, माइक्रोगैंथिया देखने को मिलेगा, मतलब जो चिन है बहुत शॉर्ट रहेगी। यहाँ पर ये सभी साइन किसके, लो नेजल ब्रिज होगा, तो ये साइन है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के। दैट मीन्स माँ ने जब बेबी यूट्रस में रहा उस टाइम पर क्या किया, अल्कोहल को कंज्यूम किया है, ये सभी साइन उसके हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच वैक्सीन इज स्टोर्ड एट फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन रखी जाएगी, रेफ्रिजरेटर के। ओपीवी, बीसीजी, एमएमआर या फिर मीजल्स। तो ओपीवी वैक्सीन है जो यहाँ पर फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाएगी। ओपीवी और मीजल्स दोनों हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, तो इनके लिए यहाँ पर रखा जाएगा। ओपीवी को मोस्टली हीट सेंसिटिव वैक्सीन कहा जाता है और ये फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखी जाती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल वैक्सीन। तो वायरल वैक्सीन कौन सी है, ओपीवी, कोलेरा, टीटी या फिर बीसीजी। तो बीसीजी बैक्टीरिया के थ्रू होगा, टीटी भी क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के कारण होगा, कोलेरा भी क्या होगा, बैक्टीरिया के थ्रू होगा, डिप्थीरिया विब्रियो कोलेरा के थ्रू। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है क्या है, एक वायरल वैक्सीन है। कोलेरा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, बीसीजी लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है और टिटनस टॉक्साइड, टिटनस क्या है, टॉक्साइड है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 1 to 2 ईयर। तो यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है तो पल्स रेट कितनी होगी, 60 to 100 पर मिनट, 76 to 120 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 80 to 130 पर मिनट। तो बच्चे का यदि यहाँ पर एज है 1 से 2 साल तो बच्चे की जो पल्स रेट होगी वो कितनी होगी, वो होगी 80 से 130 पर मिनट, कितनी 80 to 130 पर मिनट। नॉर्मल रेंज का है अकॉर्डिंग टू एज के, तो न्यूबॉर्न में होती है 100 to 150 पर बीट पर मिनट, 3 to 6 मंथ में 90 to 120 हो जाएगा, 6 to 12 मंथ में 100 to 160 रहेगी, 1 से 10 साल में 70 से 130, फिर आ जाता है एडल्ट पीरियड तो 60 से 100। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, RH नेगेटिव मदर का बेबी डिलीवर हुआ है तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट है जो परफॉर्म करवाया जाएगा, डायरेक्ट कोम टेस्ट, ब्लड कल्चरल, इनडायरेक्ट कोम टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। कोम टेस्ट परफॉर्म किया जाता है RH एंटीबॉडी को डायग्नोस करने के लिए। अब दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो यदि RH एंटीबॉडी को डायग्नोस करना है तो यदि बेबी के लिए कहा जाता है तो हम करवाएंगे डायरेक्ट कॉम टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि बेबी के लिए टेस्ट करवाना है RH एंटीबॉडी डायग्नोस करने के लिए, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। मदर के लिए कहते तब हम करवाते इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऑप्शन के आपका आंसर होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यदि यही चीज कहते हैं कि माँ के लिए कॉम टेस्ट करवाना है तो कौन सा कॉम टेस्ट कराएंगे, RH एंटीबॉडी डायग्नोस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, तो वो होता है इनडायरेक्ट, लेकिन बच्चे के लिए कहा है तो क्या होगा, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हेन वर्ल्ड वाइड हार्ट डे सेलिब्रेटेड। तो हम हर साल हार्ट डे कब मनाते हैं, 29 सितंबर को, 29 दिसंबर को, 28 सितंबर को या फिर 28 जनवरी को। तो हम हर साल विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं, हर साल विश्व हृदय दिवस हम मनाते हैं 29 सितंबर को। 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे है जो सेलिब्रेट करते हैं। और हार्ट डे जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो हुआ था कहाँ पर, केप टाउन में। कहाँ पर हुआ था, केप टाउन में। 3 दिसंबर 1967 को करवाया गया था। किसने किया था, डॉक्टर क्रिस बर्नार्ड ने इसको फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था। इंडिया का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो ये किया था डॉक्टर PK सेन ने 1968 में। तो किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल है मुंबई में, वहाँ पर इंडिया में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। नेक्स्ट वन, इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज। जो सांस ले रहे हैं तो डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग क्या है, बढ़ी हुई है, लेकिन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है तो ये क्या है, हाइपर एपनिया, ब्रेडिपनिया, ऑर्थोपनिया, फिर कुस्माल ब्रीदिंग। तो यहाँ पर एक जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है लेकिन डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ी हुई है तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा यहाँ पर हाइपर एपनिया। क्या कहलाएगा, हाइपर एपनिया। ब्रेडिपनिया का मतलब है एबनॉर्मली स्लो ब्रीदिंग,
ऑर्थोपनिया का मतलब है कि जब आप लेट जाते हैं, लाइन डाउन फ्लैट होंगे, तब आपको सांस लेने में दिक्कत होना। स्मॉल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग जनरली मेटाबॉलिक एसिडोसिस के पेशेंट में देखने को मिलेगी। किसमें? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के पेशेंट में स्मॉल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटर्म बेबी इज। तो बच्चा यदि प्रीटर्म डिलीवर हुआ है, बच्चा प्रीटर्म हुआ दैट मीन बिफोर 37 वीक की प्रेगनेंसी के पहले ही डिलीवर हो गया है, तो कौन से साइन है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के हैं? नेजल फ्लेयरिंग, वायरल चेस्ट, ब्रेडिकार्डिया या फिर ग्रंटिंग एंड चेस्ट इंड्रॉइंग। तो किस में देखने को मिलेंगे? तो ग्रंटिंग एंड चेस्ट इंड्रॉइंग तो देखने को मिलता है जनरली निमोनिया के पेशेंट वाले बच्चों में, जिन बच्चों को निमोनिया डेवलप हो रहा है उनमें। बैरल चेस्ट एम्फाइसेमा के पेशेंट में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रीटर्म बेबी में जो मोस्ट क्लासिकल साइन है वो क्या है? नेजल फ्लेयरिंग। क्या होगा? नेजल फ्लेयरिंग। जब आप सांस लेते हैं तो उस टाइम पर नॉस्ट्रिल क्या होंगे? वाइड होंगे। क्या होंगे? वाइड होंगे। तो इसके लिए क्या कहा गया है? नेजल फ्लेयरिंग। और आरडीएस में जब इमेच्योर लंग्स होते हैं तब ये सिचुएशन डेवलप होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और ये उसी का एक साइन है। क्या? नेजल फ्लेयरिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैल्शियम का बैलेंस बॉडी में कौन रेगुलेट करता है? पैराथार्मोन, एल्डोस्टेरोन, कैल्सीटोनिन या फिर बोथ ए एंड सी। तो एल्डोस्टेरोन को कैल्शियम का बैलेंस बनाने का काम करते हैं पैराथार्मोन और कैल्सीटोनिन दोनों। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। अब कैसे करेंगे? कैल्सीटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, हेल्प टू मोबिलाइज कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन। ब्लड से बोन में कैल्शियम कैसे भेजना है, एक काम कौन करेगा? कैल्सीटोनिन। और इसको रिलीज कौन करेगा? थायराइड ग्लैंड। पैराथार्मोन को रिलीज करेगी पैराथायराइड ग्लैंड। और एक बोन से बोन टू ब्लड, जो कैल्शियम है बोन से ब्लड में कैसे लेके आना है वो काम करेगा। अब ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे? कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं। तो एक जो कैल्सीटोनिन है ये क्या कर रहा है? ब्लड को बोन्स में लेके कैल्शियम को ब्लड से बोन्स में लेके जा रहा है। और जो पैराथार्मोन है ये क्या करेगा? कैल्शियम को बोन्स से ब्लड में लेके आएगा। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, लेकिन ये दोनों ही रेगुलेट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पैराथार्मोन एंड कैल्सीटोनिन। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ सोल्यूशन कॉजेज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम द सेल्स इनटू प्लाज्मा। तो कौन से सोल्यूशन है क्या करेंगे? जो वाटर है सेल्स से प्लाज्मा में शिफ्ट करेंगे वाटर को। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या फिर एल्कलाइन। तो सॉल्यूशन से आपको इन तीनों टाइप के सॉल्यूशन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो क्या कर रहे हैं? सेल्स से प्लाज्मा में वाटर को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल्स टू प्लाज्मा पूछे तो हाइपरटोनिक, प्लाज्मा से सेल्स में पूछे तो हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या है? ऑस्मोलारिटी इनकी ब्लड और प्लाज्मा की क्या है? सेम रहेगी। एल्कलाइन में क्या होंगे? पीएच वैल्यू होगी मोर देन 7, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? एल्कलाइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज इन यूज व्हेन अ पेशेंट इज आस्क्ड टू वियर अ मास्क। तो कौन सा यहाँ पर प्रिकॉशन यूज किया जा रहा है जब पेशेंट को कहा है कि आप मास्क पहनिए? ब्लड सेफ्टी के लिए, ड्रॉपलेट के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, फिर स्टैंडर्ड। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।